स्वागत है आपका इजी इंग्लिश ट्यूटर में। और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पार्ट 2। तो पिछले वीडियो में हमने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज तक कंप्लीट किया था। ठीक है, ये चैप्टर कौन सा है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, चैप्टर 1 क्लास 10th। आज हम लैंड रिसोर्सेज से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लैंड रिसोर्सेज के बारे में क्या पढ़ना है? वी हैव टू स्टडी दैट वी परफॉर्म ऑल आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एनी एक्टिविटी थ्रू विच वी अर्न मनी इज डन ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज। हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सब कुछ लैंड पे ही तो होता है। जी हाँ, अब हम देखते हैं कि अलग अलग कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लैंड पे की जाती हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं कि अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स इंडिया में हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, आइलैंड्स। और 43% जो लैंड एरिया है वो प्लेन है, हमारे देश का मैदानी इलाका है जहाँ पर खेती ज़्यादा होती है। ठीक है, इससे हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलता है। माउंटेन्स जो है वो 30% है टोटल सरफेस एरिया के। और पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स यहीं से होता है, माउंटेन से सालों भर नदियाँ बहती रहती हैं। टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को बढ़ावा मिलता है। 27% जो एरिया है हमारे देश का वो प्लेट्यू रीजन है, यानी पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है। और इन प्लेट्यू रीजन्स में मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन कितने तरह का है? तो पहला है फॉरेस्ट, लैंड पे फॉरेस्ट होता है। सेकंड, जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे बैरन यानी बंजर ज़मीन, खाली परती छोड़ा हुआ ज़मीन, वेस्ट लैंड। और सेकंड इसी में है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, यानी वो लैंड जिस पे हम लोग एग्रीकल्चरल यूज़ नहीं कर रहे, जैसे बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज, ये सब। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में कौन आता है? तो जो परमानेंट पास्चर्स हैं, जहाँ पर चारागाह है, जानवरों को चराया जाता है। मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स, यानी अलग अलग मिले जुले पेड़ जहाँ पर लगे हुए हैं। और कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, यानी जो 5 साल से ज़्यादा, 5 एग्रीकल्चरल ईयर से ज़्यादा अनकल्टिवेटेड छोड़ा हुआ है लेकिन कल्टिवेबल है। फिर फैलो लैंड है, परती ज़मीन है। तो एक करंट फैलो होता है, ठीक है, जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं किया गया 1 या लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर से। और फिर है अदर देन करंट फैलो, यानी अनकल्टिवेटेड लैंड जो 1 to 5 ईयर्स से खाली छोड़ा हुआ है। फिर हम लोग पढ़ते हैं नेट्स ऑन एरिया। ये याद रखें, नेट्स ऑन एरिया क्या होता है? एरिया ऑन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट्स ऑन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो एक साल में, एक एग्रीकल्चरल ईयर में जितने ज़मीन पर खेती की जाती है उसे हम नेट्स ऑन एरिया कहते हैं। और अगर उसी में से कुछ पार्ट पर दोबारा भी खेती कर ली जाती है तो उसे हम नेट्स ऑन एरिया में ऐड करके ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लैंड यूज़ पैटर्न जो है वो अलग अलग तरह का है हमारे देश में। ये ग्राफ के थ्रू भी आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। फॉरेस्ट, ये जो चार्ट दिया हुआ है, फॉरेस्ट कितने में है, बैरन और अनकल्टिवेबल लैंड कितने में है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लैंड यूज डाटा जो है वो मात्र 93% का ही अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं, असम को छोड़कर, ये पूरी तरह से सर्वे नहीं किए जा सके हैं। ठीक है, कुछ तो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के चलते और कुछ काफ़ी डेंस फॉरेस्ट एरिया होने के कारण। तो ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान देने वाली है। ठीक है, अब इसमें फॉरेस्ट एरिया जो हमारे देश का है वो डिज़ायर्ड 33% से काफ़ी कम है। 33% होना चाहिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 के अनुसार, बट इट इज़ वेरी लो। इट वॉज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। जो पॉल्यूशन लोग फैलाते हैं, 33% फॉरेस्ट एरिया कम से कम जरूरी समझा गया है। चलिए, तो फिर अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी लैंड कैसे डिग्रेड होता है और उसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अपना लैंड जो है वो शेयर किया है पास्ट से, और हमें फ्यूचर जनरेशन को भी इसको देना है। 95% हमारे बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग के, ये सब लैंड से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने सिर्फ डिग्रेड ही नहीं किया लैंड को, बल्कि नेचुरल कॉजेज़ जो लैंड को डिग्रेड करते हैं उन्हें एग्रवेट कर दिया है, बढ़ा दिया है। यानी हमने जंगलों को काटकर बाढ़ आने के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है, इरोशन बाई विंड को बढ़ा दिया है।
कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, ये सब काफ़ी बड़े फैक्टर्स हैं डिग्रेडेशन के। माइनिंग साइट्स जो अबैंडन कर दिए जाते हैं एक्सकवेशन के बाद, यानी गहराई तक खुदाई करने के बाद, ये हमें दिखाते हैं कि कितना ओवरबर्डन किया है हमने धरती को, कितना बोझ डाला है इस पे। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब माइनिंग के कारण डिफॉरेस्टेशन से डिग्रेड हो चुके हैं, लैंड काफ़ी हद तक खराब हो चुका है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ओवरग्रेजिंग का शिकार हो चुके हैं लैंड डिग्रेडेशन के मामले में। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन सभी में जहां एक बार ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, वही फैक्टर्स ओवर इरिगेशन, वाटर लॉजिंग का कारण बना है और ओवर फर्टिलाइजेशन के इस्तेमाल से सैलिनिटी और एल्कलिनिटी सॉइल की बढ़ चुकी है। मिनरल प्रोसेसिंग, जैसे अगर मिनरल को ग्राइंड किया जाता है, लाइमस्टोन वगैरह को ग्राइंड किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, कैल्साइट और सोप स्टोन सेरामिक इंडस्ट्री, टाइल्स वगैरह बनाने के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस करते हैं एटमॉस्फेयर में। और इससे क्या होता है, ये डस्ट जो ज़मीन पर बैठता है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर कम हो जाती है, यानी मिट्टी से होकर पानी ज़मीन तक, धरती के अंदर तक नहीं पहुँच पाती। In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country। क्योंकि फैक्ट्री तो खोल लेते हैं, लेकिन उसका कचरा छोड़ने से पहले हम लोग उसको ठीक नहीं करते, ठीक है, उसको ट्रीट नहीं करते। तो अब हम देखते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल एज अ रिसोर्स में हमें क्या पढ़ना है? सॉइल एज अ रिसोर्स में हमें देखना है कि सॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, हम सब जानते हैं, प्लांट्स वगैरह सब इसी में उगते हैं। सॉइल जो है वो एक लिविंग सिस्टम है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कुछ सेंटीमीटर गहराई के सॉइल के फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो पेरेंट रॉक कैसा होगा, बेड रॉक जिससे मिट्टी बन रही है, क्लाइमेट, वेजिटेशन और दूसरे फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और इन सभी चीज़ों के कारण ही मिट्टी बनती है। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर जैसे टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, ये सब पत्थरों को कमज़ोर करते हैं, तोड़ते हैं, जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस जो मिट्टी में होती है, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। तो सॉइल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बेसिस पर सॉइल को कैटेगराइज किया गया है उसके कलर पर, थिकनेस पर, टेक्सचर मतलब वो छूने में कैसा लगता है, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस आधार पर अलग अलग टाइप्स के सॉइल को क्लासिफाई किया गया है। चलिए तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, ठीक है। अब एलुवियल सॉइल क्या होता है? तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सॉइल है इंडिया का। पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो है वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है और 3 नदियाँ हिमालयन रिवर सिस्टम की, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, रिस्पॉन्सिबल हैं एलुवियल सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। ये नॉर्दर्न प्लेन के अलावा गुजरात से राजस्थान तक एक नैरो कॉरिडोर में पतले से एक संकीर्ण से गलियारे के रूप में वहाँ पर अवेलेबल है। एलुवियल सॉइल जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के आसपास भी पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों नदियाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, चारों नदियाँ, इन चारों नदियों के आसपास भी समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में कई तरह के प्रोपोर्शन होते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, तीनों तरह के टेक्सचर जो होने चाहिए वो बेस्ट एलुवियल सॉइल को बनाते हैं। तो जैसे हम इनलैंड बढ़ते हैं रिवर वैलीज़ की तरफ, सॉइल पार्टिकल जो है वो हमें थोड़े बिगर नज़र आने लगते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं वो बड़े नज़र आने लगते हैं। अपर रीचेस ऑफ रिवर वैली, यानी नदी घाटी के ऊपरी क्षेत्र में ब्रेक ऑफ द स्लोप जहाँ होता है पहाड़ का, यानी जो माउंटेन होता है, माउंटेन का स्लोप जहाँ ख़त्म होता है, वहाँ पर मिट्टी कोर्स होती है, रुखड़ी होती है, दाने बड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉइल जो होते हैं वो कॉमन होते हैं पाइडमोंट प्लेन्स में। पाइडमोंट प्लेन्स क्या है? दुआर, चोस और तराई। अब दुआर, चोस और तराई हम इस किसको कह सकते हैं? तो दुआर, चोस और तराई मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो सपोज कि ये कोई माउंटेन है, ठीक है। अब इस माउंटेन से जो नदी आ रही है, ये एरिया ब्रेक ऑफ स्लोप कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है वो कम हो जा रहा है, आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर ब्रेक स्लोप जो है वो कम हो जा रहा है। तो इस तरह से जो माउंटेन होगा, यहाँ पर स्लोप जो होता है, ठीक है, इसी को 3 भागों में हम बांट देते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि आप इसको कह सकते हैं दुआर्स, इसको कह सकते हैं चोस और इसको कह सकते हैं तराई, ठीक है। आप देख सकते हैं दुआर्स, चोस और ये है
तराई। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये हमें यहाँ पे देखना है कि जितने डिस्टेंस होती है ब्रेक ऑफ स्लोप से, जैसा कि आपने अभी देखा, ठीक है, दुआर्स जो है वो एकदम ब्रेक ऑफ स्लोप पे हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़े कंकड़ पाए जाते हैं, चोस थोड़े फाइनर, और तराई में दलदली टाइप का इलाका होता है, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्लोप के पास का रीज़न है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स, यानी मिट्टी के ग्रेन्स के साइज के अलावा उसमें क्या कंपोनेंट्स है वो भी मायने रखते हैं। यानी एलुवियल सॉइल जो है वो एज के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर। तो बांगर से मिलता जुलता शब्द एक हमने सुना है भंगार। भंगार मतलब क्या होता है, कबाड़ी, खत्म, खराब, ठीक है। तो जो खराब चीजें होती है उसको भंगार कहते हैं हम लोग। तो याद रखने में आपको सुविधा होगी कि बांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है और ये खराब होती है, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, जबकि खादर न्यू एलुवियल सॉइल है, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है खेती के मायने में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि खादर जो है उसमें कंकर नोड्यूल्स कम होते हैं और फाइन पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, तो ये बांगर से अच्छा होता है, ठीक है। अब हम लोग ये देख लें कि इसमें पाए क्या क्या जाते हैं। तो इसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं जो शुगर केन, पैडी, वीट और दूसरे सीरियल क्रॉप्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हाई फर्टिलिटी वाले रीजन्स में एलुवियल सॉइल जो है वो इंटेंसली कल्टिवेटेड होते हैं और वो एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। सॉइल जो ड्रायर एरिया के होते हैं, सूखे एरिया के होते हैं एलुवियल सॉइल, वहाँ एल्कलाइन ज़्यादा होता है, बट प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ब्लैक सॉइल के बारे में जानें तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो बी पेशेंट और एकदम ध्यान से इसको देखें, सुने, ताकि आपको हर एक बात समझ में आ जाए। ब्लैक सॉइल जो है उसे रेगुलर सॉइल के नाम से भी जानते हैं या ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए भी जानते हैं, क्योंकि ये कॉटन सबसे ज़्यादा अच्छा इसी में ग्रो होता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ साथ पेरेंट रॉक मटेरियल, यानी अगर ब्लैक सॉइल है तो पेरेंट रॉक भी ब्लैक होगा जिससे ये मिट्टी बनी है। इस तरह के जो सॉइल हैं वो डेक्कन ट्रैप में पाए जाते हैं, बेसाल्ट रीजन में। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो लावा फ्लोज से बना हुआ है, जिस कारण यहाँ की मिट्टी ब्लैक होती है। लावा से बना हुआ जो रॉक है वो ब्लैक होता है। ये प्लेट्यू जो है वो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, ठीक है, और गोदावरी और कृष्णा वैली तक। तो इन क्षेत्रों में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ब्लैक सॉइल जो है वो एक्सट्रीमली फाइन होता है, बहुत ज़्यादा चिकना मिट्टी होता है और ये अपने मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी के लिए जाना जाता है। एक बार बारिश हो गई तो 10 दिन 12 दिन तक ये सूखता नहीं है, ठीक है। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ये सॉइल जनरली पुअर होता है फॉस्फोरिक कंटेंट में, इसमें फॉस्फोरस नहीं होता। और क्या इसकी फीचर्स हैं, तो डीप क्रैक्स आ जाते हैं हॉट वेदर के टाइम में, गर्मियों में बड़े बड़े दरार आ जाते हैं इस मिट्टी में, खेतों में, जिससे एक और फायदा भी होता है कि सॉइल के अंदर तक हवा पहुंच जाती है और बारिश के टाइम में जब ये स्टिकी और चिपचिपा हो जाता है तो अंदर के हवा प्लांट्स के काफ़ी काम आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट शावर के बाद इसे टिल कर लिया जाता है, जुताई कर ली जाती है, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो बस जुताई करना समझ लीजिए इम्पॉसिबल है। अब रेड एंड येलो सॉइल के बारे में पढ़ें तो रेड सॉइल जो है वो क्रिस्टलाइन आइग्नेस रॉक, यानी दानेदार आइग्नेस रॉक से बना होता है। लो रेनफॉल वाले रीजन में, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में। येलो और रेड सॉइल जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, इन जगहों पर पाया जाता है। वेस्टर्न घाट के पाइडमोंट प्लेन में, अभी पाइडमोंट मैंने आपको बताया था, ब्रेक ऑफ द स्लोप वाला रीजन। ये सॉइल जो है वो डेवलप करता है एक रेडिश कलर, क्योंकि इसमें आयरन होता है और जब इसमें मॉइस्चर आती है या पानी पड़ता है तो ये रेडिश कलर का हो जाता है, ठीक है। और जब इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी जब काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें मिल जाए तो ये कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, ऐसे रेड दिखने में होता है। फिर है लेटेराइट सॉइल। तो लेटेराइट सॉइल जो है वो वर्ड लैटर से बना है, जो एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है ईंट, यानी ये सॉइल ईंट बनाने के लिए काफ़ी इस्तेमाल की जाती है, ईंट के कलर के जैसी दिखती है। लेटेराइट सॉइल जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, यानी बहुत ज़्यादा बारिश वाले और बहुत ज़्यादा गर्मी वाले क्षेत्र में होती है, ठीक है। ये सॉइल जो है वो रिजल्ट है इंटेंस लीचिंग का ड्यू टू हैवी रेन, यानी बहुत ज़्यादा बारिश के कारण मिट्टी का कटाव होता है और मिट्टी जो है वो बर्बाद हो जाती है। लेटेराइट सॉइल जो है आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक, पीएच का इसका वैल्यू क्या होता है, मोर देन 6 होता है। तो जनरली डिफिशियंट होते हैं ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स में।
मोस्टली सदर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट रीजन में, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, जहाँ पर ये सॉइल डेसिडुअस एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है, ह्यूमस रिच होता है बट अंडर स्पार्श वेजिटेशन बहुत कम होती है, सेमी एरिड एरिया होता है, इन्वायरमेंट होता है, जनरली इसमें ह्यूमस कम होता है सूखे क्षेत्रों में। दे आर प्रोन टू इरोजन, काफ़ी ज़्यादा कटाव होता है, डिग्रेडेशन होता है हैवी रेन के कारण। तो प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक अगर अपनाएं तो इसमें भी खेती की जा सकती है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में रेड लेटराइट सॉइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में पाया जाता है, जिसमें कैश्यू नट यानी काजू काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है। एरिड सॉइल्स के बारे में बात करें तो एरिड सॉइल जो है वो रेड टू ब्राउन होता है कलर में, ये जनरली सैंडी होता है टेक्सचर में, बालू के जैसा होता है और सलाइन नमकीन होता है नेचर में। कुछ एरियाज में ये सॉल्ट जो उसमें वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट कंटेंट वेरी हाई होता है, कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं इससे, हाँ मिट्टी से कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर कारण इवेपोरेशन फास्ट होता है, मिट्टी में ह्यूमस नहीं होता, मॉइस्चर नहीं होता, कई जगहों पर तो खेत की मिट्टी में पानी मिलाकर इवेपोरेट करके सॉल्ट भी बनाया जाता है। जो लोअर होराइजन्स होते हैं, निचले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर कंकड़ ज़्यादा होता है, कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है। कंकड़ लेयर का फॉर्मेशन जो बॉटम होराइजन में होता है, मिट्टी के निचले सतह में होता है, ठीक है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, सही से इरिगेशन अगर करें, सही ढंग से इरिगेशन अगर करें तो ये कल्टीवेबल हो सकता है, जैसा कि वेस्टर्न राजस्थान के केस में हम देखते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं। फिर है फॉरेस्ट सॉइल, तो ये जो सॉइल है वो हिली एरियाज में, माउंटेनस, जैसा कि आप नाम से पढ़ सकते हैं फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट माउंटेन्स के आसपास ज़्यादा होता है, माउंटेनस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ सफिशियंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल हैं। ये सॉइल अलग अलग टेक्सचर के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस जगह पे वो पाए जा रहे हैं। लोमी होते हैं, लोमी और सिल्टी वैली साइड्स में होते हैं, यानी थोड़े रुखड़े टाइप के होते हैं। कोर्स, सबसे बड़े जो कंकड़ वाले मिट्टी इसमें पाई जाती है वो अपर स्लोप्स में पाई जाती है, माउंटेन से जस्ट उतरने के बाद। स्नो कवर्ड एरियाज जो हिमालयाज के हैं, ये सॉइल एक्सपीरियंस करता है डेनुडेशन, काफ़ी कटाव होता है बारिश के कारण, और एसिडिक और लो ह्यूमस कंटेंट वाला ये सॉइल होता है, ये बातें याद रखेंगे। The soils found in the lower parts of the valleys, particularly on the river terraces and alluvial fans are fertile, यानी नदियों के किनारे पाए जाने वाली ये फॉरेस्ट सॉइल फर्टाइल होती है, ठीक है। तो ये थी मिट्टियों की बात। अब हम बात करते हैं सॉइल इरोशन और सॉइल कंजर्वेशन की, कि सॉइल इरोड कैसे होता है और कंजर्व कैसे करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का, इसे मिस ना करें, ठीक है। डेनुडेशन मतलब होता है रिमूवल, सॉइल कवर का जो रिमूवल होता है सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, यानी बारिश के कारण जब बह जाती है तो इसे सॉइल इरोशन कहते हैं। तो सिर्फ बारिश ही नहीं, हवा भी उतनी ही जिम्मेवार है इरोशन के लिए। जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का और इरोशन का वो साथ साथ चलता रहता है, एक जगह से मिट्टी हटती है, दूसरे जगह मिट्टी बैठती है, इरोशन के कारण पत्थर घिसते हैं, उससे भी मिट्टी बनती है। तो कभी कभी ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, जैसे डिफॉरेस्टेशन कर दिया हमने, ओवरग्रेजिंग कर दिया, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के कारण। तो नेचुरल फोर्सेस जो विंड, ग्लेशियर और वाटर के हैं, ये भी सॉइल इरोशन करते हैं। रनिंग वाटर जो है वो क्लेई सॉइल को काट देती है। अब समझेंगे कि इरोशन कैसे होता है। रनिंग वाटर जो है यानी बहती हुई पानी चिकनी मिट्टी को काट के उसमें गहरे चैनल्स बना देती है, जिसको गलीज कहते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे ये पिक्चर जो है आप देख सकते हैं किस तरह से चिकनी मिट्टी को काटा गया है, ठीक है। इसे हम गलीज कहते हैं। तो ये किस चीज़ का रिजल्ट है? इरोशन का। लैंड अनफिट हो जाता है इसके बाद कल्टीवेशन के लिए, और ऐसे लैंड बैड लैंड बन जाते हैं। चंबल बेसिन में ऐसे लैंड्स को रेविन्स कहा जाता है। चंबल की घाटी में ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि चिकनी मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। समटाइम्स वाटर फ्लोज अ शीट ओवर अ लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, यानी कभी कभी पानी जो है वो एक चादर की तरह ढलान वाले एरियाज में बहती है, ठीक है, जिससे वो सॉइल को वॉश कर देती है। और इस तरह से जो इरोशन होता है इसे हम सीट इरोशन कहते हैं। एक चादर की तरह जो इरोशन हो रहा है पूरे के पूरे ढलान एरिया वाले मिट्टी का। विंड जो है वो भी बहती है और लूज सॉइल को, विंड जब बहती है तो लूज सॉइल को फ्लैट लैंड पर या स्लोपिंग लैंड पर उड़ा देती है, अपर लेयर को रिमूव कर देती है, इसे विंड इरोशन कहते हैं। सॉइल इरोशन जो है वो डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग के कारण भी होता है, यानी हवा के डायरेक्शन में अगर आप साथ साथ जुताई कर देते हैं तो वो तो उड़ ही जाएगी। इसीलिए जब आप जुताई करें तो हवा के अगेंस्ट डायरेक्शन में करें, जिससे मिट्टी ना उड़े, उसका विरोध हो, ठीक है। प्लॉइंग इन अ रॉन्ग वे, यानी गलत तरीके से खेती करना। जैसे आप डाउन द स्लोप्स के साथ साथ अगर क्यारियां बना दे रहे हैं तो पानियों को बहने के लिए एक चैनल मिल जाएगा, जिससे और ज़्यादा
इरोशन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्विक फ्लो होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि क्या होता है, पहाड़ों पर सीधे सीधे रेखा बनाकर, क्यारियां बनाकर नहीं होती, वो फ्लैट खेत बनाए जाते हैं। अब कंजर्वेशन की बात करें तो कॉन्टोर लाइंस बनाना, खेत के आसपास मेड़ बनाना। आपने देखा होगा खेत के आसपास मिट्टी के छोटे से 1-1.5 फीट की बाउंड्री टाइप की बनी होती है, उसे कॉन्टोर लाइंस कहते हैं। ठीक है, इसके थ्रू अगर हम लोग खेती करते हैं तो इससे वाटर फ्लो डीएक्सिलरेट होता है, यानी उसकी स्पीड घट जाती है, इसे कॉन्टोर फ्लोइंग कहते हैं। स्टेप्स काटे जा सकते हैं स्लोप्स पर, यानी स्लोप्स पर सीढ़ियां बनाई जा सकती है, जिससे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। टेरेस कल्टीवेशन से इरोशन रुकता है। आपने फोटो देखा होगा, हिमाचल वगैरह के एरिया में टेरेस फार्मिंग काफ़ी फेमस है। वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग हो रही है। लार्ज फील्ड्स को, अब ये जो तीसरा तरीका है, लार्ज फील्ड्स को हम स्ट्रिप्स में यानी पट्टियों में बांट सकते हैं। जहाँ बड़े बड़े खेत हैं वहाँ पर खेत को हम पट्टियों में बांट सकते हैं। अब कैसे बांट सकते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बहुत बड़ा सा खेत है, ठीक है। अब इस खेत को हमने क्या किया, हमने पट्टियों में बांध लिया, इस तरह से स्ट्रिप्स में बांट लिया, ठीक है। और ये जो स्ट्रिप्स हुए, इनके ऊपर हमने कुछ ग्रो कर दिया, झाड़ियाँ या घास या कुछ दाल वगैरह के जो पौधे हैं, पेड़ लगा दिया यहाँ पर। इस तरह से क्या हुआ, हवा का फ्लो जो है, जब हवा इधर से आएगी, ठीक है, तो ये झाड़ियाँ जो हैं, ये जो हमने यहाँ पर लगा रखा है, वो उसको रोकेगी और हवा के फोर्स को, विंड के फोर्स को कमज़ोर कर देगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, इरोशन कम हो जाएगा। तो ये स्ट्रिप फार्मिंग था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर्स ऑल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर वे। खेत के आसपास अगर लाइन्स ऑफ ट्रीज लगा देते हैं तो वो भी इसी तरीके से काम करती है। दिस शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ पर रेत की काफ़ी समस्या, खेतों में रेत आ जाती है, वहाँ पर ऐसे शेल्टर बेल्ट्स लगाने से सैंड ड्यून्स स्टेबलाइज होते हैं, वो खेतों में बालू नहीं आती और खेत बचे रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इतने सारे कंजर्वेशन मेजर्स हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट, इसको भी आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लें, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस कभी कभी आ सकते हैं। जैसे सुखो मजरी जो गाँव है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये दिखाता है कि रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन कैसे करते हैं। ट्री डेंसिटी जो सुखो मजरी गांव है वहाँ पर 13% था 1976 में, जो 1272 पर हेक्टेयर हो गया 1992 में। यहाँ 13 पर हेक्टेयर था, सॉरी परसेंटेज नहीं है। रीजनरेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल लीड्स टू इकोनॉमिक वेलबींग, यानी जब हम इन्वायरमेंट को रीजनरेट करते हैं तो इससे इकोनॉमिक वेलबींग भी आती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, ग्रेट रिसोर्स अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज बढ़ेंगे अगर हम कंजर्व करेंगे तो। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर और एनिमल केयर जो है, और कंसिक्वेंटली इससे इनकम भी लोगों का बढ़ता है अगर आप सब चीज़ों का ध्यान रखें, एग्रीकल्चर का, एनिमल का, रिसोर्सेज को डेवलप करें। एनुअल जो हाउस होल्ड एवरेज इनकम है सुखो मजरी में, वो 10,000 से 15,000 तक है, ठीक है। 1979 से 1984 के बीच में ये काफ़ी बढ़ा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपको कंजर्वेशन करना भी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग नोट्स बना लेंगे इस चैप्टर का, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप मैप्स भी कर लें, क्योंकि अगर मैप से क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, कहाँ एलुवियल सॉइल है, कहाँ फॉरेस्ट सॉइल है, कहाँ पर आपका ब्लैक सॉल्ट सॉइल रीजन है, कहाँ पर आपका लेटराइट सॉइल रीजन है। ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।